नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। भारत के 2 और बीचेस को मिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। विभिन्न मंत्रालयों और नीति आयोग ने प्रारूप उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 का विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी नामक रिपोर्ट जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक में सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की और इसी दिशा में पहली खबर है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से जुड़ी। भारत के 2 और बीचेस हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इसमें पहला है तमिलनाडु का कोवलम बीच और पुडुचेरी का ईडन बीच। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त होने के साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग पुलिनों की संख्या अब 10 हो गई है। ब्लू फ्लैग बीच एक इको पर्यटन मॉडल है। ये पर्यटकों या बीच पर जाने वालों के लिए स्नान करने के लिए स्वच्छ एवं साफ जल, मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराता है। साथ ही क्षेत्र का सतत विकास भी सुनिश्चित करता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारतीय समुद्र तट हैं शिवराजपुर बीच गुजरात, घोगला बीच दीव संघ राज्य क्षेत्र, कासरकोट बीच कर्नाटक, पदुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ बीच केरल, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा, राधानगर बीच अंडमान निकोबार। ये सर्टिफिकेट डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये प्रमाण पत्र 4 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। ये 4 मानदंड है पर्यावरण शिक्षा और सूचना, स्नान के लिए जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण और समुद्र तटों पर सुरक्षा तथा सेवा। अब इस टॉपिक के तहत ये जो मानदंड है या फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सब पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संसाधनों के समग्र प्रबंधन के माध्यम से तटीय और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत इको लेबल समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्य प्रबंधन सेवाएं बीम्स लॉन्च किया था। बीम्स यानी बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। बीम्स के प्रयासों से इन पुलिनों यानी बीचेस पर पिछले 3 वर्षों में समुद्री अपशिष्ट या कूड़े में 85% और प्लास्टिक में 78% की कमी आई है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। राष्ट्रीय संचालन समिति का नेतृत्व के कस्तूरी रंगन करेंगे। दरअसल के कस्तूरी रंगन ने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति का भी नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय संचालन समिति कई विषयों पर विचार करेगी, जिनमें शामिल है समिति 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विकसित करेगी, स्कूली शिक्षा, बाल्यकालीन देखभाल और शिक्षा, शिक्षकों के लिए शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। सभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भविष्य के लिए संबंधित क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के प्रभावों पर भी विचार करेंगे। इसके अलावा राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा से इनपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क संपूर्ण देश के विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण और अधिगम प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। ये स्कूली शिक्षा की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अंतिम बार 2005 में तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1975, वर्ष 1988 और वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। राज्य सरकारें भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की भागीदारी के माध्यम से अपने स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने में NCF का अनुपालन करती है। राज्यों की ये परिषदें स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है।
अगली खबर भारत के अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्थिर, नियम आधारित और किसी भी आधिपत्य से मुक्त रखने के लिए क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में इस साझेदारी की समीक्षा भी की गई। ये कदम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा एक नए सुरक्षा संगठन ऑकुस के गठन पर फ्रांस की प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। ऑकुस का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को गहन करना और गठबंधन के भीतर रक्षा क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा साझा करना है। समझौते के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फ्रांसीसी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की अपनी योजना को समाप्त कर देगा। इसकी बजाय वो अमेरिका और ब्रिटेन की तकनीक पर आधारित जलयानों का निर्माण करेगा। इससे संबंधित अन्य गतिविधि में भारत ने स्पष्ट किया कि ऑकुस और क्वाड यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह समान नहीं और ये क्वाड की कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि क्वाड जिसे भारत गैर सैन्य गठबंधन के रूप में वर्णित करता है, इसके विपरीत ऑकुस जो है वो एक सैन्य गठबंधन है। आपको बता दें कि क्वाड के अंतर्गत अभी तक जितने भी विचार विमर्श रहे हैं वो गैर सैन्य खतरों तक ही सीमित रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और चीन से आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता, कोविड-19 से निपटने एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए एक साझा रणनीति विकसित करना आदि क्वाड के अंतर्गत अब तक के मुद्दे रहे हैं। आइए अब बात करते हैं उद्योग जगत की। विभिन्न मंत्रालयों और नीति आयोग ने प्रारूप उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 का विरोध किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये नियम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित किए गए थे। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि इन नियमों की मांग ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा की जाने वाली फ्लैश सेल्स को सीमित करने, अनुचित बिक्री यानी जानबूझकर सूचना को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध लगाने, ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑपरेटरों और उनके विक्रेताओं के बीच संबंधों की जांच करने के लिए की गई है। मंत्रालय का ये मानना था कि नियमों की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि ई कॉमर्स उद्योग के विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसके अलावा ये प्रथम पीढ़ी के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ये शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करेगा। इसके अलावा लघु स्तर के भौतिक स्टोर्स वाले कारोबारियों के हितों की रक्षा करेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और नीति आयोग सहित कई मंत्रालयों ने इस संबंध में कई चिंताओं को भी उठाया है, जैसे सनराइज क्षेत्र और कारोबार करने में सुगमता पर प्रभाव या सीमाएं, प्रतिस्पर्धा, कानून प्रवर्तन, मध्यस्थ उत्तरदायित्व और डेटा संरक्षण से संबंधित मुद्दे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते और संबंधित मंत्रालयों द्वारा ही इनसे निपटा जाना चाहिए। इन सभी मंत्रालयों ने ये चिंता भी जाहिर की है कि ये नियम नीति निर्माण में अनिश्चितता और असंगतता का संदेश देंगे। अगली खबर कृषि क्षेत्र से। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी नामक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट निर्धन ग्रामीण लोगों के जीवन के संबंध में खाद्य प्रणाली, जिसमें कि उपभोग, उत्पादन और मध्यवर्ती चरण शामिल है, इसके विभिन्न खंडों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का विश्लेषण करती है। आपको बता दें कि खाद्य प्रणालियों के अंतर्गत खाद्य का उत्पादन, प्रसंस्करण, खुदरा बिक्री और वितरण, उपभोक्ता आहार प्राथमिकताएं तथा उपभोक्ता एवं उत्पादित खाद्य के अवशेषों का निपटान शामिल है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे खाद्य उत्पादन की दक्षता में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे सुविचारित खाद्य और कृषि नीतियों ने प्रोत्साहन, एक्सटर्नल फैक्टर्स और फ्लोटिंग इफेक्ट्स को सृजित किया है। इसकी वजह से निम्न स्तरीय पोषण, पर्यावरणीय ह्रास और ग्रामीण असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि जैव भौतिकी और पर्यावरण, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय बाह्य कारकों की वजह से खाद्य प्रणालियां अनवरत रूप से परिवर्तन में है। आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाओं के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए कृषकों को पुरस्कृत करना। इसके तहत कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए कृषकों को पुरस्कृत करना चाहिए, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना और कीटों को नियंत्रित करना, और प्रकृति पर आधारित प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को पुरस्कार प्रदान किए जाने चाहिए। ग्रामीण लघु स्तरीय कृषकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों, कृषि पारिस्थितिकी और वहनीय डिजिटल
डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे नवाचार उपलब्ध कराना, मूल्य निर्धारण प्रणालियों का विकास और उन पर ध्यान केंद्रित करना जो कि उत्पादन की पूर्ण एवं वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित करती है। संधारणीयता और प्रत्यास्थता के लिए खाद्य प्रणालियों को चक्रीय संसाधन उपयोग की ओर अग्रेसित करना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली 1968 में संशोधन। ये संशोधन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होने के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों को अपने पास रखने की अनुमति प्रदान करेगा। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली 1968 के तहत विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहारों की प्राप्ति या प्रतिधारण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। मौजूदा नियम इन अधिकारियों को विवाह, वर्षगांठ, अंत्येष्टि और धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों पर अपने निकट रिश्तेदारों या उनके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों से उपहार स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। हालांकि यदि इस तरह के उपहार का मूल्य 25,000 रुपए से ज्यादा है तो उन्हें सरकार को सूचित करना होगा। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने ASCI संहिता के उल्लंघन की जांच के लिए ब्रांड्स के लिए विज्ञापन परामर्श आरंभ किया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का गठन वर्ष 1985 में किया गया था। ये एक स्वैच्छिक स्वविनियामक संगठन है। इसमें भारत में विपणन, रचनात्मक क्षेत्रकों, मीडिया और संबद्ध कंपनियों के सदस्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। ऐसा प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता का पालन करते हुए ये सुनिश्चित करके किया जाता है कि विज्ञापन नियमों के अनुकूल हो, सभ्य हो और हानि रहित हो। 5 आइज। हाल ही में 5 आइज के सुरक्षा अलर्ट की वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान दौरा रद्द करना पड़ा है। 5 आइज गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक खुफिया साझाकरण व्यवस्था है। इसके अंतर्गत इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियां आपस में संकेत यानी सिग्नल्स, सैन्य और मानवीय आसूचना को साझा करती हैं। सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के साथ सम्मिश्रित सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन का एक नया वर्ग विकसित किया है। ये निकट भविष्य में समुद्री तेल रिसाव को साफ कर सकता है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क संयोजन में तेल या जल के मिश्रण से तेल के चयनात्मक पृथक्करण की महत्वपूर्ण क्षमता विद्यमान होती है। ये ज्यादा मात्रा में तेल को अवशोषित करने में सक्षम है और इसे कम से कम 10 बार दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। समुद्री तेल रिसाव सफाई के लिए अन्य उपाय हैं ऑयल जैपर और ऑयलीवोरस एस, जो कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा विकसित है। इसके अलावा फ्लोटिंग बूम्स, विभिन्न शोषक जैसे कि पुआल, ज्वालामुखी राख आदि, या फिर नौकाओं पर तैनात स्किमर्स या तेल स्कूप आदि। बिटकॉइन माइनिंग से कई टन ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है। एक नए अध्ययन के मुताबिक ई अपशिष्ट की वार्षिक मात्रा मध्यावधि में 64.4 मीट्रिक किलो टन से ज्यादा हो सकती है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले शक्तिशाली कंप्यूटरों की औसत उपयोग अवधि मात्र 1.3 वर्ष है। बिटकॉइन माइनिंग एक कंप्यूटेशनल पहेली को हल करके एक नए बिटकॉइन निर्माण करने की प्रक्रिया है। ये उच्च शक्ति वाले कंप्यूटरों द्वारा किया जाता है जो कि जटिल कंप्यूटेशनल गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। हवाना सिंड्रोम। इस महीने की शुरुआत में भारत आए एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी में हवाना सिंड्रोम के लक्षण मिले हैं। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को दर्शाता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ ध्वनियां, मतली, चक्कर आना और सिर दर्द, मेमोरी लॉस और संतुलन संबंधी समस्याएं शामिल होती हैं। इसे पहली बार वर्ष 2016 में क्यूबा के अमेरिकी दूतावास में स्थित अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक पैनल ने पाया कि सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत ये है कि निर्देशित और स्पंदित रेडियो आवृत्ति ऊर्जा इस सिंड्रोम का कारण बनती है। विष्णु ओनिक्स नेपच्यूनी यानी नेपच्यून्स विष्णु। विष्णु ओनिक्स नेपच्यूनी मध्यम आकार के शिकारी थे। ये ऊद बिलाव के एक वंश के सदस्य थे जो 12.5 मिलियन से 14 मिलियन वर्ष पूर्व दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियों में अधिवासित थे। अब विलुप्त हो चुके इन ऊद बिलावों के जीवाश्म सबसे पहले हिमालय के गिरिपादों में खोजे गए थे। वे जल पर निर्भर थे और भूमि पर लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते थे। अब एक नए प्राप्त हुए जीवाश्म से ये पता चला है कि इन जीवों ने जर्मनी तक की यात्रा की थी। यात्रा संभवतः 12 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के भौगोलिक आकार से संभव हुई थी।
एलोरा की गुफाएं। एलोरा की कुछ गुफाओं में वर्षा जल रिसाव की वजह से कुछ क्षति पहुंचने की सूचना मिली है। एलोरा की गुफाएं 6ठी से 8वीं सदी ईस्वी की हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ये अपने हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों तथा स्मारकों के लिए जानी जाती है। ये 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन मतों से संबंधित हैं। ये विश्व में सर्वाधिक विशाल एकल शैल कर्तित बौद्ध मठ गुफा परिसरों में से एक है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी एकल एकाश्म संरचना शामिल है, जो लोकप्रिय रूप से कैलाश गुफा के रूप में ज्ञात है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।